ध्यान रखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 टर्म में रहेंगे। सबसे पहले 1786 में आते हैं और 1793 तक रहते हैं। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ 2 गुण था। क्या था? तो सबसे पहले आर्मी ऑन चीफ थे ये। ठीक है, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कॉर्नवालिस कर रहा था। ठीक है, उसके बाद 93 के बाद फिर 1805 में आते हैं। तो 1805 में आएंगे तो फिर इनकी मृत्यु भारत में ही हो जाती है। कॉर्नवालिस की मृत्यु की बात करेंगे, भारत के गाजीपुर में इसकी कब्र है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कॉर्नवालिस जब भारत में आते थे, ये 2 शर्त रखते हैं। ठीक है, 2 शर्त कौन सा रखते हैं? पहला शर्त तो ये रखते हैं, भाई साहब हम तो यहाँ का गवर्नर वगैरह जो बनाओगे वो तो बनाए रहेंगे, तो ही साथ में मेरे पास आर्मी का भी पावर रहना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी आर्मी और चीफ थे। ठीक है, तो ये भारत में, ठीक है, मिलिट्री बनने वाले पहले थे। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे ध्यान में रखें, इनके समय में जिले के समस्त अधिकार जो था कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। पहले पता था ना, कलेक्टर से मतलब विधायी अधिकार को लेकर, ठीक है, उसके अधिकार का राजस्व अधिकार था उसके पास, लेकिन इसके समय कलेक्टर के पावर को बढ़ाया जाता, ज्यादातर अधिकार जो थे किसके पास चले गए? कलेक्टर के पास चले गए। ठीक है, कलेक्टर के पास। इसने भारतीय न्यायाधीशों में, ठीक है, युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें स्थापित की, जिनमें से 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए था। ठीक है, तो उसने जो किया था, पहले जो किया था, क्या नाम था उसका? वारेन हेस्टिंग्स। उन सारे चीजों में परिवर्तन करता, कलेक्टर को बहुत अधिक अधिकार दे दिया इसने। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त, ठीक है, जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर अगर बात करेंगे 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें से 3 की बात करेंगे बंगाल के लिए, 1 जो था बिहार के लिए था। ठीक है, कॉर्नवालिस ने एक सुप्रसिद्ध कोड लाया जिसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। कॉर्नवालिस कोड की एक रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो क्या बताएंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 93। बिल्कुल ठीक है, 1793 में आपको क्या देखने को मिलती है? तो 1793 में आपको कॉर्नवालिस कोड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड बात करें किस पे आधारित था? तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या बताएंगे? किस पे आधारित है कॉर्नवालिस कोड? तो क्या बताएंगे? शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे कॉर्नवालिस कोड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1793 में इसने विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उनकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया। ठीक है, तो ये फिर 1793 का न्यायिक पावर जो था पहले तो दिया था, सारे पावर दे दिया कलेक्टर के। ठीक है, जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को इसने दिए, लेकिन फिर जाके मतलब शुरू में तो दे दिया, लेकिन कलेक्टर से फिर ये न्यायिक पावर को ले लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और फिर से मतलब क्या, केवल संग्रहकर्ता अभिकर्ता बना दिया। ठीक है, तो फिर वही हेस्टिंग्स वाली चीजें हो गई। हेस्टिंग्स पहले पावर छीना था कलेक्टर से, कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को बहुत अधिक पावर दिया। कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को बहुत अधिक पावर दिया, और फिर उसने मतलब क्या किया, कॉर्नवालिस से मतलब फिर से मतलब क्या किया, और फिर मतलब कॉर्नवालिस जो था कलेक्टर से सारे अधिकार को फिर से मतलब क्या क्या ले लिया। ठीक है, बात करेंगे पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जो जमींदार जो होते थे उनके पास थोड़ा सा मतलब पुलिसिंग पावर भी होता था। ठीक है, तो इसने मतलब क्या किया, पुलिस कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस का अधिकार प्राप्त जमींदार को जो अधिकार जो था ना, वो सारे राइट से मतलब उनको वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे ना, कंपनी के व्यापार के साथ साथ अपना भी व्यापार करते थे। इससे मतलब क्या होता था, उनको व्यक्तिगत मुनाफा होता था। कंपनी के कर्मचारी घुसखोर भी हो गए थे, कंपनी के व्यापार पर ध्यान नहीं लगाते थे, इसलिए मतलब कंपनी के व्यापार को इसने क्या किया, तो कंपनी के व्यापार को इसने क्या किया था, प्रतिबंधित कर दिया। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था जिसका एग्जाम वगैरह आप लोग अभी देते हैं। इसने मतलब क्या किया था ना, इसने क्या किया से मतलब सभी जगह पे, ठीक है, पुलिस मुख्यालय की स्थापना की, जिला में पुलिस थाना की स्थापना करके उसके दरोगा को उसका इंचार्ज बना दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो ये कॉर्नवालिस ने किया था। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब सेना में सूबेदार से बड़ा पद कभी भी मिल ही नहीं पाता था भारतीयों को। ठीक है, जमादार कह लीजिए, अब प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ हो गया, सदर हो गया, अमीन या फिर डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं मिलता था। ठीक है, आईसीएस में जो सबसे ऊंचा पद जो होता था डिप्टी कलेक्टर का माना जाता था, जिनको आप लोग एसडीएम वगैरह भी जो भी कहे, उनसे ऊंचा पद नहीं मिलता था। और इसने जो ये सबसे ज्यादा जो जाना जाता है, ये स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में इसने लागू किया। ठीक है, जिसको हम लोग जमींदारी वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब इसके तहत, ठीक है, जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को देने पड़ते थे। 90%, 11 भाग में से 10 भाग जो थे कंपनी को देने पड़ते थे, और ठीक है, लगभग 10% भाग जो होता था अपने पास रखना पड़ता था। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है, कॉर्नवालिस ने किस बंदोबस्त को लागू किया,
राजस्व के लिए, भू राजस्व के लिए, तो अस्थाई बंदोबस्त जिसमें से कितने प्रतिशत भाग कंपनी के पास जाता था, तो 10/11 कंपनी के पास जाता था, और वहां पे क्या करते थे, 1/11 जमींदार अपने पास रहते थे। ठीक है, जिसमें भूमि का मालकीना अधिकार किसी के पास था, तो जमींदारों के पास था। ठीक है, चलिए इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में, अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, ये सर प्रश्न आया भी था। जॉन सोर ने बनाई थी। किसने बनाई थी, योजना किसने बनाई थी, तो जॉन सोर ने बनाई थी अस्थाई बंदोबस्त की योजना। ठीक है, इसे कहाँ लागू किया गया, तो इसे बंगाल में लागू किया गया, बिहार में लागू किया गया, उड़ीसा में लागू किया, बनारस में लागू किया गया, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किए गए। ठीक है, मद्रास के सभी हिस्सों में नहीं, केवल उत्तरी जिले में मद्रास के इसको लागू किए जाते, किस व्यवस्था को, तो अस्थाई बंदोबस्त को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1 मिनट। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे, इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे, इसीलिए कहा जाता है इसमें मालकीना हक एक तरह से जमींदारों के पास दे दिया गया। उसके बाद हम चलेंगे तो आगे क्या आपको देखने को मिलता है, भू राजस्व वसूलने के अन्य दो व्यवस्थाएं की बात करें, क्या था, एक रैयतवारी था और दूसरा की बात करें महालवारी था। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पढ़ा। अन्य जो व्यवस्थाएं जो भारत में विद्यमान थी उस समय, उसमें से एक रैयतवारी था और दूसरा की बात करें महालवारी था। तो हमने यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त के लागू करने वाला गवर्नर कौन था, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। लेकिन जब आपसे पूछा जाए अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई, तो क्या बताएंगे, जॉन सोर। जॉन सोर ने बनाई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं रैयतवारी। रैयतवारी व्यवस्था में रैयत का मतलब क्या होता है, किसान है। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। तो इसमें जो व्यवस्था, ये जो व्यवस्था जो अपनाई गई, इसमें जमीन का मालिकाना हक तो किसानों के पास दिया गया। ठीक है, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से लगान समझौतों को रैयतवारी कहा जाता है। अब यहाँ पे बोलेंगे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो ब्रिटिश सरकार ने किसके साथ किया था, जमींदारों के साथ किया। किसके साथ किया, समझिएगा जरा, इसको दिक्कत फिर नहीं होनी चाहिए फिर कभी। किसके साथ किया, जमींदारों के साथ किया। लेकिन अगर मैं बात करूं रैयतवारी किसके साथ किया गया, किसानों के साथ किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर, सर्वाधिक भूमि पे यही व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। कितने प्रतिशत भूमि पे थी ये रैयतवारी, 51%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 51% भूमि पे आपको देखने को मिलती है 1792 में। ठीक है, 1792 में। ठीक है, ये कब आई थी अस्थाई बंदोबस्त, 1793 में, उससे 1 साल पहले। ठीक है, रैयतवारी को 1792 में, ठीक है, मद्रास के एक छोटे से हिस्से में लागू किया गया। ठीक है, अगर पूछेगा कहाँ पे किया गया, तो ये मतलब 12 ध्यान में रखिए, 12 जिले में लागू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लागू किया, कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा, कर्नल रीड। कर्नल रीड के द्वारा इसको लागू किया गया 1820 में। ठीक है, रात भी मैंने ये क्वेश्चन को बताया था अपने क्लास में। ठीक है, ये 1792 में इसको लागू किया गया, लेकिन 1820 में अगर बात करेंगे तो 1820 में संपूर्ण मद्रास में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो 1820 में आप देखोगे तो ये व्यवस्था संपूर्ण मद्रास में लागू कर दी गई। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, मुनरो को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है, तब मद्रास का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1792 में तो मद्रास के एक छोटे से हिस्से भी इसको लागू किया गया, 1820 में इसको सभी जगह पे मद्रास में लागू कर दिया गया। ठीक है, और 1825 में व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद दक्कन में 1858 तक, ठीक है, व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई। इसमें क्या होता था, इसमें किस तरीके की व्यवस्था थी, अगर बात करेंगे ये रैयतवारी व्यवस्था किस तरीके से काम करती थी, उनके बाद ध्यान में रखेंगे। ये व्यवस्था डायरेक्ट किसान और सरकार के बीच में होता था। किनके बीच में होता था, किसान और सरकार के बीच में था, बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। ठीक है, सबसे व्यवस्था इस सुंदर भी कहा जाता था क्योंकि जब मालिकाना हक जो था जमींदार, सॉरी, भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास था, इसमें कोई भी बिचौलिया बीच में नहीं हुआ करता था। भूमि का स्वामित्व किसे दिया गया, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं, तो भूमि का स्वामित्व किसान को दिया गया। तो जब किसान के पास जब भूमि का स्वामित्व होगा तो भूमि को बेच भी सकते हैं और गिरवी भी रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखिएगा, भूमि को किसान बेच भी सकते हैं और उसे गिरवी भी रखने का इनको अधिकार दिया गया। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। अगर आप लगान जो किसान नहीं चुकाते थे, वैसे कंडीशन भूमि को जब्त किया जाता था। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद, ठीक है, पुनः समीक्षा करने के लिए व्यवस्था की गई थी। अब लगान बढ़ेगा कमेगा क्या होगा नहीं होगा, इसको लगान की पुनः समीक्षा करने के लिए 30 वर्ष, ठीक है, ध्यान में रखें 30 वर्ष। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे राजस्व के रूप में किसानों को उपज का लगभग 50% भाग धन को में देना पड़ता था। कितने प्रतिशत राजस्व का कर कितना था, इस पे कर कितना था, राजस्व कर कितना था, कितना था, तो राजस्व कर की बात करेंगे 50% था। कितना था इस पे,
50% आपको यहाँ पे राजस्व कर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चलेंगे महालवरी। तो हमने एक व्यवस्था जमींदारों के साथ किया, एक किसानों के साथ की, आप क्या करेंगे, कम्युनिटी के साथ करेंगे। महाल ध्यान में पढ़ेंगे, महाल से महल मोहल्ला, ठीक है, महाल से ही मोहल्ला बना है। ठीक है, समझिएगा इसको। महल सबसे तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों को सीधा संपर्क तो नहीं किया, बल्कि गांव के जागीरदार या फिर मुखिया या फिर लंबदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। मतलब गांव के बाद के मुखिया को चुन लिया, लंबदार को चुन लिया या फिर जागीर को चुन लिया, और उनका जुड़ाव किसानों के साथ था। ठीक है, 1822 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग में, तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। ठीक है, इस व्यवस्था को पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का उपयोग किया गया। इस व्यवस्था के जन्मदाता की बात करें, महालवारी के जन्मदाता कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। बेल्जुल हॉल्ट मैकेंजी का नाम ध्यान में रखिएगा। 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्डे तथा जेम्स टॉमसन ने बंदोबस्त को ये सबसे अच्छे रूप सामने आई। ठीक है, तो 1833 में मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग, लोग इसमें सबसे ज्यादा कर जो था इसी में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे ज्यादा कर की बात करेंगे तो ध्यान रखें इसी में था। 66% के आसपास आपको टैक्स देखने को मिलता था, लेकिन बाद में इसको घटाकर मतलब कितना कर दिया गया, तो बाद में इसको 50% कर दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कौन सी व्यवस्था किसके साथ की जाती थी, कौन कौन इसके मतलब जन्मदाता थे। ठीक है, किस तरीके से ध्यान में इसको रखना है, तो इन सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं जमींदारी में, बात करें कितना प्रतिशत टैक्स हुआ कर, सॉरी कितने प्रतिशत भूमि पे जमींदारी को लागू किया गया, तो क्या बताएंगे? 19%। रैयतवारी कितने प्रतिशत पे था, क्या बताएंगे? 51%। ठीक है, महालवारी कितने प्रतिशत पे था, तो क्या बताएंगे? 30% पे था। ठीक है, दो को याद कीजिए, तीसरा खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था जो थी इसको जमींदारी भी कहते थे, अस्थायी बंदोबस्त भी कहते थे। किनके साथ किए मालिकाना है, किसके पास है जमीन का? किसान के पास। ठीक है, रैयतवारी भी किसके पास था? जमींदारी में किसान के पास था। हाँ नहीं सर, जमींदार के पास। ठीक है, रैयतवारी में किसके पास था? किसान के पास। किसान के पास था। ठीक है, और महालवारी में किसके पास था? मुखिया लंबदार। योजनाकार कौन थे? योजनाकार की बात करेंगे तो जॉन सोर थे। ठीक है, वो साथ में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इसको लागू किया गया। ठीक है, इसमें बात रैयतवारी में कौन थे? टॉमस मुनरो थे। ठीक है, रीड और टॉमस मुनरो। और महालवारी में कौन हो जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी। सबसे अधिक कर किस पे था, सबसे अधिक टैक्स किस व्यवस्था पे था? महालवारी पे सर्वाधिक टैक्स था। ठीक है, लगभग 66-67% के आसपास था, लेकिन इसको बाद में कम कर 50% कर दिया। रैयतवारी पे टैक्स कितना था? 50% था। ठीक है, 50%। जमींदारी पे कोई टैक्स वगैरह ये सब का कोई फिक्स नहीं था, डिपेंड कर रहा है जमींदार कितना वसूल ले। आप बोलोगे सर इसमें आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे 10/11 ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। 1/11 अगर मान लीजिए जमींदार अगर अपने पास अगर रखेगा, तो जमींदार ज्यादा वसूलेगा तो ही तो ज्यादा अपने पास रखेगा। अगर मान लीजिए जमींदार अगर मान लीजिए 11 रुपया वसूलता है, ठीक है, सपोज डेट में वो जमींदार अगर 11 रुपया वसूलता है, तो 11 रुपया में से 10 रुपया मतलब किसे दे दिया? ब्रिटिश सरकार को दे दिया, और 1 रुपया जमींदार के पास रहेगा। लेकिन जमींदार अगर 22 रुपया अगर वसूल होता है, तो 20 रुपया तो ब्रिटिश सरकार को दिया, लेकिन 2 रुपया तो इसके पास भी रहेगा। तो मैक्सिमम अगर वसूलेगा तो मैक्सिमम जमींदार के पास रहेगा। तो इसीलिए ब्रिटिश भी खुश क्योंकि ज्यादा पैसा उसको मिल रहा है, और ये जमींदार भी खुश क्योंकि ज्यादा वसूलने पे इसको ज्यादा मिल रहा था। इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा शोषण जो हुआ, ठीक है, आप देखेंगे जमींदारी व्यवस्था में भी हुआ। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में जमकर शोषण किया गया, क्योंकि उसमें टैक्स का दर जो था आपको फिक्स आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब खूब इसमें मतलब। और दूसरी बात, जमीन का मालिकाना हक भी किसके पास था? तो जमींदारों के पास था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का क्या बोलते हैं, तो कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं जॉन सोर साहब आते हैं। ठीक है, 1793 से लेकर 5 वर्षों तक 98 तक रहेंगे। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अब इसकी बात की गई इसी के शासनकाल में 1795 में, 1795 धारा 21 ध्यान में रखेगा, नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या की जाने पर बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित कर दिया गया। इसने मतलब क्या किया, नवजात की अगर हत्या होती, उसमें कन्या की हत्या की जाती थी, ठीक है,
गर्ल चाइल्ड की हत्या की जाती थी, अगर उसकी अगर हत्या की जाती है तो उसका मतलब क्या किया जाएगा, तो उसके लिए मतलब अपराध घोषित किया, अन्य हत्या के तुलना में ही उस हत्या के बराबर मतलब माना जाएगा। एक कमेटी भी बनता आगे चलकर, जिसका ये था, जिसके घर में बच्ची जो जन्म लेती थी तो उसको जाकर उसको देख रेख करते थे, मतलब वो मतलब सही से है कि नहीं, ठीक है। 3 साल 4 साल के हो जाने तक उसका देख रेख किया जाता था, जांच पड़ताल किया जाता था, उसके साथ उसकी हत्या तो नहीं की गई, ठीक है। तो इन सब चीजों की बात करेंगे तो सर जॉन सोर के समय मतलब आपको देखने को मिलता। धारा 21 आपको ध्यान में रखिएगा, ये पूरे भारत में नहीं था, कन्या हत्या भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में बाद में बंद किया गया, लेकिन बंगाल में 1795 में ही बंद कर दिया गया था, ठीक है। किस धारा का प्रयोग किया गया था, क्या बताएंगे? धारा 21 का, आपको जान के दुखद होगा, ठीक है। ये कोई नीचे जाति के लोग में प्रचलित नहीं था, ये वहां पे जो क्या बोलते थे, वहां पे जो समरीड और इलाइट क्लास के जो मतलब जो वहां पे बंगाली जो थे, उनमें मतलब कन्या हत्या मतलब विद्वान था, ठीक है। इलाइट क्लास, ठीक है, मतलब उच्च वर्गीय बंगाली परिवार में कन्या हत्या मतलब उस समय था, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। कौन आएंगे? लॉर्ड वेलेजली आएंगे, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली की बात करेंगे, इनके समय बहुत सारी चीजें होती है। 1798 से लेकर 1850 1805 तक भारत के ये गवर्नर होंगे। सबसे पहले जब वेलेजली साहब जब भारत में आते हैं, इन्होंने एक संधि शुरू की। संधि को क्या बोला गया, क्या बोलते हैं संधि को? सहायक संधि बोलते हैं, ठीक है। अब भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी कर चुका था। आप देखेंगे सहायक संधि से सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में फेंक के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो क्या बताएंगे? हैदराबाद। हैदराबाद है। हैदराबाद ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया था, तो क्या बताएंगे? 1797। मैसूर ने कब किया था, क्या बताएंगे? 93 में। जिस बार टीपू की मृत्यु हुई, मैसूर स्वतंत्र हुआ, ठीक है, और उसी साल में तब संधि कर ली गई। तंजौर के साथ किया गया अक्टूबर 1799, अवध के साथ 1801 में किया गया। अवध के साथ 1801 में सहायक संधि किया गया। अवध को मतलब राज्यों को हड़प कब लिया गया? 1756 में राज्य को हड़प लिया गया। पेशवा के साथ 1802 में होता, बसिन के संधि के बाद आपको ये होता है, पेशवा के साथ बसिन की संधि के बाद ही हो जाता है, ठीक है। बरार अमर भोसले के साथ दिसंबर 3 में होता है। सिंधिया के साथ 1804 में होता है। राजपुर घाट की संधि होती है 1804 में, ठीक है। अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य के जोधपुर की बात करेंगे, जयपुर की बात करेंगे, मछेरी की बात करेंगे, बूंदी की बात करेंगे, भरतपुर की बात करेंगे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, इनके दौरान नहीं की थी, लेकिन बहुत जगह पे इंदौर के होलकर भी आगे चल के सहायक संधि को स्वीकार कर लेगा। बट बेलेजली के दौरान तो इन लोगों ने नहीं किया था, ये बात तो पूरी तरीके से सत्य है। होलकर भी स्वीकार करते हैं, लेकिन बेलेजली के दौरान नहीं करते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग सहायक संधि और राज्य हड़प नीति को मिक्सअप कर देते हैं, दोनों बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। अब बोलोगे सर सहायक संधि क्या होता है, जरा डिफाइन करेंगे क्या? तो सहायक संधि में क्या होता था ना, ठीक है, सहायक संधि में ये होता था कि सहायक संधि मतलब किसी राज्य के साथ की जाती थी। अब राज्य का राजा जो होता है ना, उसको एक तरह से बोला आप मुक्त हो गए, ठीक है, उसका सारा पावर की बात एक तरह से सीज कर दिया, जो नाम का वह राजा रहता था। होता क्या था सहायक संधि में? तो सहायक संधि में आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, तो इसमें मतलब ब्रिटिश रेजिडेंट होते थे, ठीक है। एक ब्रिटिश रेजिडेंट को, जैसे मान लीजिए किसने किया, हैदराबाद ने किया, तो हैदराबाद राज्य में मतलब क्या करेगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। अब ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पर रहेगा, हैदराबाद राज्य को अब एक भरोसा दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई विदेशी राज्य का आक्रमण नहीं होगा। एक बड़ी सी सेना मतलब यहाँ पे रख दी जाएगी। क्या रख दी जाएगी? एक बड़ी सी सेना रख दी जाएगा। उस सेना का पैसा कौन देगा? उस सेना का पैसा जो देगा ब्रिटिश नहीं देगा, उस सेना का पैसा हैदराबाद राज्य से लिया जाएगा, ठीक है। और सेना रहेगी कौन? तो सेना मतलब कौन रहेगी? विदेशी सेना रहेगी, ब्रिटिश सेना रहेगी, और सेना का पैसा देगा हैदराबाद राज्य देगा। अब उसके बाद हैदराबाद राज्य किसी के साथ ना तो संधि कर सकता है, नहीं तो किसी के साथ युद्ध कर सकता है, नहीं तो ब्रिटिश के अलावा ना तो किसी विदेशी ताकत को अपने यहाँ नौकरी पे भी रख सकता है, किसी को भी नहीं। अगर हैदराबाद राजा अगर चाहे तो फ्रांसीसी को नौकरी पे रख ले, नहीं रख सकता, पुर्तगीज को रख ले, नहीं रख सकता है, ठीक है। पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया गया। ज्यादातर डिसीजन लेने के लिए कौन लेगा डिसीजन? राज्य का डिसीजन कौन लेगा? रेजिडेंट लेगा। रेजिडेंट कौन था? तो रेजिडेंट वही है जो ब्रिटिश के द्वारा पे नियुक्त किया गया। आप जो पढ़ते हो, ठीक है, आउटरम रिपोर्ट, ठीक है, आउटरम रिपोर्ट के बाद अवध को मतलब मिला लिया गया 1756 में राज्य हड़प। आउटरम कौन था? आउटरम वहां का रेजिडेंट था, जिसने एक रिपोर्ट बना कर दिया सब कुप्रशासन चल रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक आप समझ लीजिए रेजिडेंट जो था एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ उसका एक चमचा होता था, जस्ट लाइक वहां पे पूरी तरह प्रशासन के ध्यान में रखता था। अब लोग राजा क्या करेगा? राजा कुछ नहीं करेगा, राजा का पूरा विदेश नीति खत्म। घर का प्रशासन कैसे चलेगा उसकी जिम्मेवारी केवल राजा के पास थी। पूरा सैनिक खत्म हो गया, पूरा विदेश खत्म हो गया, पूरा की बात करेंगे तो पूरा मतलब जो भी कुछ था
सारा का सारा पावर राजा के खत्म हो जाता, सारा पावर रेजिडेंट के पास हो जाता था। एक तरह से गुलामी स्वीकार करने वाली जैसी ही थी, ठीक है। और राज्य हड़प नीति में क्या होता है, राज्य हड़प नीति में क्या राजा को ही हटा दिया जाता था। राज्य हड़प नीति अगर किसी के साथ हो, राज्य को हड़प लिया जाता था, राजा जो थोड़ा बहुत था भी ना वहां पे, सहायक संधि के समय जो थे, वो राजा को पूरी तरीके से हटा दिया जाता था, ठीक है। रेजिडेंट भी वहां पे नहीं होता राज्य हड़प नीति में, पूरी तरीके से ब्रिटिश के द्वारा संचालित मतलब वो स्टेट हो जाता था। तो राज्य हड़प नीति और बात करेंगे यहाँ पे सहायक संधि, टोटली डिफरेंट था, ठीक है। बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है। राज्य हड़प नीति के बाद राजा उसमें होता ही नहीं था, जबकि यहाँ पे राजा बना हुआ रहता था, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में बात करेंगे, 1799 मारे जाते हैं। इसके शासन काल में 1804 में नियम 3 के तहत, ठीक है, पशुवध को, ठीक है, हत्या की तरह मानते हुए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे दंड का प्रावधान कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो 1795 में जॉन सोर के तहत, 1795 में कौन था, 1795 में क्या नाम था इसका, जॉन सोर ना, ब्लेजली। नहीं नहीं, 1795 में क्या नाम था जिसने पशुबल को बंद किया था, जॉन सोर ही होगा, ठीक है। ठीक है, जिसने धारा 21 का प्रयोग किया था, क्या नाम था धारा 21 का प्रयोग करने वाला का, कार्नवालिस था, क्या नाम था उसका। 1795 में धारा 21 का प्रयोग करके शिशु हत्या को बैन किया गया था ना, उसको आगे चल के पूरे भारत में उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें धारा, हाँ हाँ 1795 में बंद किया गया था। 1795 में शिशु हत्या को, ठीक है, केवल बंगाल में बंद किया गया था 21 का प्रयोग करके, हालांकि 1804 में धारा 3 का प्रयोग करके संपूर्ण भारत में शिशु हत्या को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 1795 में केवल कहाँ, यहाँ पे नहीं, जॉन शोर था, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। 1795 में जॉन शोर हो जाएगा, ठीक है। धारा 21 के तहत बंगाल में बंद किया गया नवजात कन्याओं की हत्या, धारा 21 के तहत। तो 1795 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे तो 1804 में, कहीं के पे 1805 भी मैं देखा हूँ, थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट लग रहा है। यहाँ पे धारा 3 का प्रयोग, नियम 3 का प्रयोग किया जाता है, और नियम 3 के तहत मतलब पूरे भारत में मतलब शिशु हत्या, ठीक है, शिशु हत्या को मतलब बाकी हत्या की तरह ही मतलब दंड माना गया। अगर कोई शिशु हत्या करता है, ठीक है, तो दूसरे के, किसी दूसरे की हत्या करने के बराबर ही उसको मानी जाती है, समझ गए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के तहत 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती किए गए, युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की, ठीक है, स्थापना किया गया था। तो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में, ठीक है, नागरिक सेवा भर्ती करने के लिए, युवक को प्रशिक्षण देने के लिए 1800 बात करेंगे, 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देने को चलता रहा। ये 1854 तक मतलब क्या था, अंग्रेज जो यहाँ पे आते थे उनको भारतीय भाषाओं को शिक्षा दी जाती, क्योंकि अंग्रेज को तो हिंदी वगैरह ये सब तो आता नहीं था, फारसी वगैरह आता नहीं था। तो यहाँ पे आते थे, यहाँ पे ट्रेन होते थे, यहाँ पे भारतीय भाषाओं को उनको शिक्षा दी जाती थी। अब यहाँ पे ध्यान में 1800 ईस्वी में तो यहाँ पे वेलेजिनी ने स्थापना तो किया, नागरिक सेवा में भर्ती की गई उनको प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में, ठीक है, हेलेबरी में, ठीक है, एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। कहाँ पे खोला गया, इंग्लैंड के हेलेबरी में, जहां नवयुक्त प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। जो भी भारत में आने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी जो होंगे, ठीक है, जो बड़े जो उच्च स्तरीय जो अधिकारी जो होते थे उनको शिक्षा देने के लिए, ठीक है, 1800 में तो यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो की गई, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार जो है इसके लिए तैयार नहीं होती है, उनको शिक्षा देने के लिए हेलेबरी में, ठीक है, कहाँ पे, हेलेबरी में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज खोला गया। हालांकि जो 1800 ईस्वी में जो इन्होंने जो नागरिक सेवा के लिए कलकत्ता में जो किया था ना फोर्ट विलियम कॉलेज की, यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी जो आते थे, यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी जो आते थे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो उनको क्या था, तो उनको यहाँ पे क्या मिलता था, तो उनको यहाँ पे भारतीय भाषाओं में मतलब क्या दिया जाता, शिक्षा दिया जाता था। और स्वयं को मतलब बंगाल का शेर कौन कहता था, तो क्या बताएंगे, ठीक है, बेलेजली जो है स्वयं को मतलब क्या बोलता था, बंगाल का शेर कहता था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद का 1805 में दूसरा शासनकाल तो उसका शुरू हुआ, लेकिन इसकी मृत्यु आपको ध्यान में रखेंगे हो जाती है, ठीक है। अब चलेंगे सर जॉन बार्ले, ठीक है, बार्ले की बात करेंगे तो बार्ले का बात करेंगे तो इसका मतलब इसके समय में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुई थी, ठीक है, इसको बेल्लौर विद्रोह के नाम से जानते हैं। कौन सा विद्रोह के नाम से जानते हैं, बेल्लौर विद्रोह के नाम से जानते हैं, 1806 में हुआ था, ठीक है। बेल्लौर में सिपाही विद्रोह, ठीक है, 1800
6 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत में गाजीपुर में किसका मकबरा है? कॉर्नवालिस का है, फिर बेलेजली का है? बिल्कुल कॉर्नवालिस का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, कॉर्नवालिस का 1805 में जो मृत्यु जो हो जाती है, इसका जो कब्र जो है गाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा। और मैंने बेलेजली का बोल दिया था क्या कि कुछ देर पहले? हाँ सर, सॉरी सर। अगर बोल दिया था तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 1806 में क्या होता है? बेल्लौर में हुई सिपाही विद्रोह। इसी के शासनकाल में क्या था बेल्लौर में सिपाही विद्रोह? तो बेल्लौर में आपको ध्यान में रखिएगा 1799 जो मतलब क्या होता है ना, 1799 टीपू सुल्तान को जो मृत्यु होती है तो उसके दोनों बेटों को कैद कर लिया जाता है, ठीक है, दोनों बेटों को कैद कर बेल्लौर के जेल में उसको बंद किया जाता है। तो बेल्लौर में जो सिपाही लोग जो थे ना, ठीक है, तो उनको तिलक वगैरह लगाना, ठीक है, हिंदू माला वगैरह जो भी पहनना वगैरह, जो हाथ में जो बांधते वगैरह, इस सब पे रोक लगा दिया गया था। तो इसी सब को देखते हुए कि लोग काफी भड़के हुए थे। उसमें आग का घी डालने के काम क्या क्या टीपू के दोनों बेटों ने किया। टीपू के दोनों बेटा जो थे दोनों को भड़का देता है, ठीक है, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ मतलब विद्रोह करो, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश मतलब क्या करते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ वहाँ के सैनिक जो होते हैं मतलब क्या कहते, तगड़ा विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं टीपू के दोनों बेटों ने अपने पिताजी का नाम एक दिन के लिए ही मतलब, लेकिन ज्यादा दिन तो नहीं चला विद्रोह, 1 से 2 दिन चला, लेकिन 1 से 2 दिन के लिए ऊंचा कर देते हैं, ठीक है। टीपू के बेटों की भड़काने की वजह से आपको सिपाही विद्रोह आपका बेल्लौर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करेंगे तो 1807 से 1813 के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। इसके शासनकाल में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे होती है अमृतसर की संधि होती है, ठीक है। अमृतसर की संधि में बात करेंगे, मध्यस्थता जो किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था, ठीक है। इसी के समय, ठीक है, समय चार्टर एक्ट 1813 भी आया था। 1813 का चार्टर एक्ट जो था इसी के समय आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का क्या बोलते हैं? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अमृतसर की संधि की बात करेंगे, ठीक है, महाराणा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ब्रिटिश की तरफ से मध्यस्थता की बात करें, कौन कर रहे थे? मेटकॉफ कर रहे थे, ठीक है। एक नदी को सीमा मान लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य और मतलब सिख साम्राज्य के बीच में। कौन सी नदी थी? सतलज नदी, सतलज ही थी ना? क्या नाम था? सतलज की रावी? सतलज। सतलज ही होगा, ठीक है। इसी को सीमा माना गया था। इधर से ब्रिटिश सतलज प्रांत होगा इस कि साइड। रावी होगा सर? रावी नहीं होगा, सतलज ही होगा। सतलज, सतलज ही होगा, ठीक है, सतलज ही है। एक बार देख लीजिए। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल बहुत सर लंबा रहा था, 13 से ले, हाँ? सर चार्टर एक्ट 1813 क्या था उसमें? वो जब पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही ध्यान में रखिए, पहला चार्टर एक्ट जो था लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में आया था, ठीक है। चलिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें, कब से कब तक? 1813 से लेकर 23 तक था। इसी के समय में एक युद्ध होता है जिसको आंगल नेपाल युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। कब से कब तक हुआ था आंगल नेपाल युद्ध? तो 1814 से लेके 1816 तक हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी में एक संधि होती है, सगौली की संधि के नाम से जानते हैं। आंगल नेपाल युद्ध का मतलब क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, ठीक है। 1813 से लेके, सॉरी, 1814 से लेके 16 तक मतलब युद्ध होता है, जिसमें नेपाल के कौन थे? तो अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा, ठीक है। नेपाल के सेनानायक अमर सिंह थापा को इसमें आत्मसमर्पण करना पड़ा था, ध्यान में रखेंगे। मार्च 1816 में, ठीक, अंग्रेजों में गोरखों के बीच सगौली की संधि के द्वारा आंगल नेपाल युद्ध का मतलब क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमेशा के लिए मतलब बात करेंगे, हमेशा की तरह जो गोरखा सेना जो था ब्रिटिश आर्मी को मतलब सर्व करते रहेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा एज आपको मिलता है 1857 की लड़ाई में। गोरखा जो थे बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, गोरखा और सिख सेना जो थे बहुत अधिक मतलब भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब हिंदू और जो इस्लाम का जो मुस्लिम जो संयुक्त सेना था उसको मतलब पराजित करने में। इसके साथ पिंडारियों का दमन कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी कौन थे? मराठा सेना में काम करने वाले जो लोग जो थे उनको पिंडारी कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पिंडारियों का प्रमुख नेता वासिल मुहम्मद, चीतू एवं करीम खान थे, ठीक है। ये भी मुस्लिम थे लेकिन मराठा के सेना में काम करते थे। मराठों को मतलब क्या बनेंगे? सेना से मराठों का मतलब समाप्त कर देने के बाद, बसिन की संधि के बाद एक मराठा समाप्त हो जाता है ना। मराठा इंपायर जब समाप्त हो गया तो ये सारे के सारे बेरोजगार हो गए थे। ये लोग मतलब लूटपाट करने लगे थे, ठीक है। जब ये लूटपाट करने लगे और लूटपाट का एक हिस्सा मराठाओं को भी देते थे, तो इसी के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया, ध्यान में रखेंगे। इसने मराठा शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, मराठा शक्ति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इसने प्रेस पे लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए क्या क्या नियम बनाया। तो प्रेस पे बहुत अधिक सेंसरशिप लगा था तो उसको समाप्त कर देता है। और प्रेस के मतलब क्या? तो मार्गदर्शन के लिए इसने बहुत सारे नियम भी बनाए, ठीक है। इसके समय में देखेंगे 1822 में टेनेसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम लागू होता है, ठीक है।
कौन सा एक्ट? टेनेसी एक्ट या फिर कास्ट कार्य अधिनियम जो था इन्हीं के समय लागू होता 1822 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल की बात करेंगे 23 से लेकर 28 तक रहेगा, ठीक है। इसके समय प्रमुख युद्ध जो लड़ा गया प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से लेकर 26 तक होता है, ठीक है। इस युद्ध में एक संधि होती है, संधि की बात करेंगे, यांडबू की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यांडबू की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यांडबू की संधि होती है, ठीक है। बर्मा में अंग्रेजों के बीच में यांडबू की संधि होती है। कब होती है यांडबू की संधि होती है, क्या बताएंगे? ठीक है, 1826 में होती है, ठीक है। 1826 में यांडबू की संधि होती है, प्रथम आंग्ल, ठीक है, बर्मा युद्ध के बाद, ठीक है, जो कि लॉर्ड एमहर्स्ट के समय यांडबू की संधि हुई थी। बात करेंगे 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ, ठीक है। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह की बात करेंगे, इसी के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है, 1824 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे, ठीक है। बैरकपुर 1824 में हो गया था, ठीक है। फिर 1857 में भी वहां पे विद्रोह होगा, ठीक है। तो 1824 का अगर बैरकपुर पूछेगा तो एमहर्स्ट के शासनकाल में, ठीक है। यांडबू की संधि की बात करेंगे 1826 में होता है, बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में यांडबू की संधि हो गया, ठीक है। और बर्मा का प्रशासन भारत से ही चलाया जाता था। आप चलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इनके समय बहुत अधिक, ठीक है, सामाजिक सुधार वाले काम आपको देखने को मिलते हैं। 1828 से लेकर 1835 तक भारत का मतलब क्या रहेगा? गवर्नर रहेंगे, ठीक है। ये साहब की बात करेंगे, विलियम बेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर हुआ करता था। इसी के समय 1806 में, ठीक है, माथे पे जातीय टिकट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, न लगाने तक, कानों में बालियां न पहनने देने पर, ठीक है, बेल्लौर में सैनिक विद्रोह भी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1806 का जो सैनिक विद्रोह जो था बेल्लौर वाला, जो ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसी के समय आपको हुआ था, जो कि बंगाल का मतलब क्या था? क्या था ये? बंगाल का उस समय मतलब मद्रास का मतलब क्या था? गवर्नर हुआ करता था। 1833 में चार्टर एक्ट के बाद तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। 1833 में जो चार्टर एक्ट आता, 13 के बाद 33 में, 33 के बाद 53 में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ध्यान में 20 वर्षों पे आना था चार्टर एक्ट को। तो 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के, ठीक है, गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस तरह से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने, ठीक है। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो विलियम बेंटिक बन गया, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करें, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो क्या बताएंगे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको ध्यान में रखना क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ठीक है, क्या नाम है इनका? तो विलियम बेंटिक हो जाएंगे, ठीक है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून बनाया गया, 1829 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके लिए किस धारा का प्रयोग किया गया? तो धारा 17 का प्रयोग किया गया, ठीक है। किस धारा का प्रयोग किया गया? तो धारा 17 का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब विधवाओं का सती होने को मतलब क्या किया गया? अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो और भी आगे चलेंगे। बाकी ये पीडीएफ वगैरह जो है आपको इस वाले ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, अभी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा देर में रीड कर लूंगा। इसमें आपको पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, इस क्लासेस के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लासेस के रिगार्डिंग सारा अपडेट्स और पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेंगे। जो भी न्यू लोग हैं आप इसको ज्वाइन करके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकते हैं, ठीक है। अकबर और मराठा पेशवाओं में भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अकबर ने भी किया था, औरंगजेब ने भी किया था, मराठाओं ने भी किया था, सबने मतलब शिवाजी पर्सनली मतलब कोशिश की सती प्रथा को मतलब क्या किया जाए? रोक लगाया जाए, ठीक है, परंतु सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। हालांकि इसके लिए कानून प्रक्रिया के बाद धारा 17 का प्रयोग करके विलियम बेंटिक के समय में क्या किया जाता है? सती प्रथा का पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और आपको विलियम बेंटिक से प्रश्न आते थे, ठीक है। यहाँ पे आप हम ये बताइए, ये बंगाल में जो बात करेंगे किस धारा के तहत मतलब किस धारा के तहत मतलब बंगाल में मतलब शिशु बंध को बंद किया गया था? बालिका शिशु बंध को 21 या फिर 3? 21 जॉन शोर के समय में, ठीक है। लेकिन संपूर्ण भारत में बालिका हत्या किस धारा के तहत बंद किया गया? तो क्या बताएंगे? 3 के तहत। किससे? धारा 3 की था, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन एलन वरो के समय हुआ था, किस धारा के तहत? 17 नहीं, 17 नहीं है, ठीक है। दास प्रथा के लिए कौन सा बताइए? धारा 5 है, ठीक है, ध्यान रखिए। दास प्रथा के लिए धारा 5 है, ठीक है। धारा 17 में क्या था? धारा किनका माइक? चंदन सिंह माइक बंद कीजिए। धारा 17 में क्या था? तो धारा 17 में आपका सती प्रथा था। क्या था? दास प्रथा, सती प्रथा था, ठीक है। ये धारा कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखेंगे तो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेंटिक ने, ठीक है, किसकी सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, कर्नल स्लीमैन की सहायता से, ठीक है। कर्नल स्लीमैन की सहायता से इन्होंने क्या किया?
तो आप देखोगे कि इन्होंने सती प्रथा को मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, ये ठग लोग जो थे, सती प्रथा बोल रहा हूँ सॉरी, ठग प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे ठगी प्रथा जो था, इसकी ये लोग जो थे देवी काली की पूजा करते थे। ठीक है, और ये ऐसे मामूली ठग नहीं होते थे, बहुत ही भयानक ठग होते थे। ठीक है, ठगते भी थे और ये थोड़ा थोड़ा सा क्राइम वगैरह भी कर रहे, ठगने का और हत्या वगैरह भी कर देते थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं पैसा ठग के छोड़ देते थे, हत्या वगैरह भी करते थे। 1835 की बात करेंगे, ठीक है, तो बेंटिक ने कलकत्ता में, ठीक है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। अगर पूछेगा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके समय किया गया था, क्या बताएंगे? बेंटिक। बिल्कुल ठीक है। और इसी के समय बात करें मैकाले के अनुशंसा पे, मैकाले के अनुशंसा पे अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम क्या बनाया गया, सॉरी, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, अब मैकाले के अध्यक्षता में लॉ कमीशन, विधि आयोग के कानूनों का कोडीकरण जो था इसी के समय हुआ था, 1800 कब, 34 में। हालांकि ये अभी बनेगा कैंगिंग के समय में जाके, मतलब ये नियम के रूप में लेगा। ठीक है, भारतीय शिक्षा पे मैकाले के कार्यकृत के बाद 1835 को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो भारत में वेस्टर्न शिक्षा, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन की प्रारंभ की बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा मैकाले का जो कार्यवृत्त है ना, इसी को माना जाता है। ठीक है, 1835 वाला को। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को भी हड़प लिया। ठीक है, तो 1831 में बेंटिक ने मैसूर को, ठीक है, 1834 में कुर्ग को और मध्य कचेर को हड़प लिया। ठीक है, तो आप देखिएगा पहले हम लोग सहायक संधि कर रहे थे ना, ये लोग सहायक संधि कर रहे हैं, धीरे धीरे मतलब राज्यों को हड़पना भी मतलब ये लोग क्या करेंगे, तो धीरे धीरे मतलब क्या करेंगे, प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसने क्या किया, इसने भारतीय को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। ठीक है, इनके समय में भारतीय को जो पद जो प्रदान किए, उच्चतम पद जो था सदर अमीन का पद हुआ करता था, जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। सदर अमीन का पद जो था आईसीएस के तहत आते थे। ठीक है, ऐसे नहीं थे सीधे कोई बन जाते थे, आईसीएस के तहत आते थे। ठीक है, हालांकि आईसीएस के जो सबसे बड़ा जो पद जो था, डिप्टी कलेक्टर से कभी ये लोग ऊंचा नहीं जाते थे। ठीक है, डिप्टी आईसीएस में, ठीक है, सेना में जो सबसे बड़ा पद जो होता था, जमादार से ऊपर वो लोग नहीं जा पाते थे। ठीक है, तो इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करना शुरू किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किए जाने वाला, ठीक है, जो पद जो था सदर अमीन था, जिससे लगभग 700 रुपया प्रति माह मिलती थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत था। ठीक है, 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो था इसी के समय आया था, बेंटिक के समय में। ठीक है, 1813 के बाद 1820 वर्षों के बाद 33 में चार्टर्ड एक्ट को आना था। ठीक है, ये निश्चित किया गया। ठीक है, 1833 के चार्टर्ड एक्ट में निश्चित किया गया, ध्यान में रखें, इंपोर्टेंट है। ठीक है, कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी के सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में भी हिस्सा आपको देखने को मिलता है, मतलब ये आधार पे कंपनी के सर्व करने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया, तो ऑलरेडी पहले में लगा हुआ था, 1804-5 में ऑलरेडी पूरे संपूर्ण भारत में शिशु बालिका पे हत्या पे लगाया जाता है रोक। ठीक है, 1795 की बात करें तो बंगाल में लगाया जाता है, 1804 में भारत में लगाया जाता है। हालांकि इसने भी इसको बहुत ही मतलब दृढ़ता से मतलब इसके क्षेत्र में प्रयत्न किया। ये चार्ल्स मेटकॉफ का आता है, इसको चार्ल्स मेटकॉफ पहले आप लोग 1809 में देखा होगा। ठीक है, 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ को कहां आप लोगों ने याद किया था, कहां पे ये आया था, 1809 में आया था कि नहीं आया था कहीं पे? हाँ सर, संधि हुआ था एक ठो, वो बिल्कुल ठीक है, कौन सी अमृतसर की संधि थी? संधि। अमृतसर की संधि में थे, अमृतसर की संधि में। ठीक है, ब्रिटिश की तरफ मध्यस्थता करने वाला कौन था, मीडिएटर यही था चार्ल्स ना। मेटकॉफ। ठीक है, इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। इसने अपने 1 वर्षीय कार्यकाल में प्रेस से नियंत्रण को हटा दिया। अब प्रेस पे नियंत्रण जो था, ठीक है, प्रेस के सेंसरशिप जो था, सेंसर किया जाता था, उसको हटा देता, ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहा, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी इसी को कहते हैं। अब आएंगे ऑकलैंड साहब। ठीक है, ऑकलैंड साहब की बात करेंगे। इसके समय में आपको क्या होता है, इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, जो कि 39 से लेकर 42 तक होता है। ठीक है, 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाया था, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली तक जाती थी रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। नहीं, हाईवे, नेशनल हाईवे की नहीं पूछ रहा, मरम्मत करवाया था शेरशाह सूरी, ठीक करवाया था, इसने मरम्मत करवाया था, निर्माण जीटी रोड का करवाया अशोक, अशोक से, अशोक बोलता हूँ, ठीक है, अशोक, अशोक नहीं, ठीक है, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। अशोक से प्रश्न ये पूछता है, भारत में सबसे पहले नेशनल हाईवे किसने बनाया था? एनएच जो देखते हैं, एक आधुनिक सड़क जो होता है, उसका सबसे पहले नींव की बात करेंगे तो अशोक के शासन, अशोक ने रखी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीटी रोड की बात हो रही है, तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी, इसका मरम्मत कराने का श्रेय ऑकलैंड को जाता है। ठीक है, इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु, ठीक है, विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी। ऑकलैंड के शासनकाल में जो भारतीय जो थे डॉक्टरी की शिक्षा हासिल करने के लिए कहाँ जा सकते थे, तो इंग्लैंड जाकर पढ़ाई कर सकते थे। एलन बरो, एलन बरो से ज्यादातर सारी घटना की बात करेंगे 1800
43 में ही आपको देखने को मिलता है। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो जाता है। सिंध का अगस्त 1843 में पूरी तरह से मतलब क्या ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था, ठीक है, वह अफगानी तूफान की पूछ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिंध विजय के कथन नेपियर ने भी कहा था सिंध विजय करना गलत तो है, ठीक है, सिंध विजय की बात करें करना गलत तो है, ये बहुत ही मतलब अनैतिक कार्य होगा, लेकिन फिर भी हम उस कार्य को जरूर ही मतलब पूरा करेंगे। नेपियर का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अफगानी तूफान की पूछ कहा था सिंध विजय को, ध्यान रखिए। 1843 में और भी बहुत सारी घटना होती है, जैसे कि दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है 1843 में धारा 5 के तहत, ठीक है। इसमें स्वामियों द्वारा अपने दासों पर दवा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित कर दिया, ठीक है। रविवार की छुट्टी की शुरुआत होती है 1843 में इसी के शासनकाल में, ठीक है। अब बात है लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे। इनके समय में जो सबसे प्रमुख घटना जो थी, ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध होता, प्रथम आंग्ल सिख, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख इसके समय में होता है, द्वितीय आंग्ल सिख इनके समय में होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध डलहौजी के समय में होता है, ठीक है, डलहौजी के समय, ठीक है। प्रथम इसके समय होता है 45 से लेकर 46 के बीच में, ध्यान में रखेंगे। और इसमें अंग्रेज जो थे विजयी हुए थे। इसने नरबली प्रथा पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है। नरबली प्रथा किस जनजाति में विद्वान थी? कौन सी जनजाति नरबली प्रथा मानती थी? खोंड एक खोंड जनजाति खोंड जनजाति थी, ठीक है। खोंड जनजाति में नरबली प्रथा विद्वान थी, इसने प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखें लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल, ठीक है, बहुत कुछ इसमें परिवर्तन होने वाला था, ठीक है। 1884 से लेके 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल होगा, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें 1848 से 49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय की बात करेंगे 1849 में जो था, इसी के शासनकाल में हुआ था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, ठीक है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक की बात करें कौन था? गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद, वाह क्या बात है। बहुत सीरीज बोल रहे हैं। सिख वो शासक थे गुरु गोविंद सिंह। राजा दलीप सिंह क्या हो जाएंगे? राजा दलीप सिंह क्या हो जाएंगे? बिल्कुल, राजा दलीप सिंह का नाम ध्यान में रखिएगा, सिख साम्राज्य के अंतिम सम्राट, ठीक है। अब चलेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे। जगत प्रसिद्ध सिख कोहिनूर हीरा सब चला गया ब्रिटिश के पास में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 3 युद्ध लड़ेगा। प्रथम युद्ध का रामनगर का युद्ध कहते हैं, दूसरा युद्ध की बात करेंगे चिलियावाला का युद्ध होता है, और तीसरा युद्ध की बात करेंगे, तीसरा युद्ध जो था गुजरात के चिनाब नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसमें 1849 में जो कि सिख बहुत ही बुरी तरीके से इसमें पराजित हुए, ठीक है। प्रथम युद्ध की बात करें रामनगर का युद्ध था, जो कि 16 नवंबर 1848 को था, अनिर्णित रहा था। दूसरा युद्ध चिलियावाला का युद्ध हुआ था, ये भी अनिर्णित रहा था। लेकिन तीसरा जो गुजरात में जो लड़ा गया, दोनों युद्ध की बात करें शुरू वाला 1848 में था, लास्ट के दोनों वाला 1849 में था, ठीक है। ये चिनाब नदी के किनारे गुजरात में जो लड़ा गया, ठीक है, ये युद्ध पूरी तरीके से मतलब निर्णात्मक रहा था। इसमें बार ब्रिटिश बहुत ही बुरी तरीके से सिख साम्राज्य को पराजित करने में सफलता इनको मिलती है, ठीक है। इसे सिख बुरी तरह से पराजित हुए, ठीक है। द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध, ठीक है, 1852 इसमें लोअर बर्मा, जिसको एवं पीगू अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस सारी प्रक्रिया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होती। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही साम्राज्यवादी किस्म का व्यक्ति था। इसका असर कुछ ही दिन के बाद, इसके जाने के बाद 1857 के विद्रोह के रूप में आपको देखने को मिलता है। डलहौजी ने सिक्किम पे, ठीक है, एक मिशन भेजा, जिसको यंग हस्बैंड मिशन बोलते हैं, ठीक है। वहां पे 2 डॉक्टरों के दुर्व्यवहार के कारण, ठीक है, आरोप लगा कर 1850 में, ठीक है, उस पर अधिकार कर लेता है। 2 डॉक्टरों के साथ वहां पे बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। 1852 में एक ईमान कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उनके छीनना था। तो भूमिकर रहित जो कि टैक्स नहीं देते, वैसे जागीर जो कि मतलब टैक्स नहीं देते हैं, उस भूमि को पता करना था, उनसे मतलब छीन लेना था। डलहौजी के शासन में व्यापकता का सिद्धांत भी आपको देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। तो इसके शासनकाल को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत अधिक याद किया जाता है, ठीक है। और इसके तहत मतलब अब मैंने बताया था ना, उधर आप लोग जो देख रहे थे सहायक संधि या व्यापकता के सिद्धांत बिल्कुल अलग था, ठीक है। तो इसके तहत जो व्यापकता के सिद्धांत के तहत जो राज्य जो छीने गए, उनका नाम की बात करेंगे। राज्य को छीनकर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करते थे, जबकि सहायक संधि में राज्य को अंग्रेजी मतलब एक पार्टनर की तरह मतलब राज्य काम करता था। उनको पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया जाता था। प्रथम राज्य को छीना गया सतारा था, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर। 49 में बघाट हिमाचल प्रदेश में था। ये पूछता बघाट राज्य को जो छीना गया कहाँ पे पड़ता था? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 1850 में उदयपुर मध्य प्रदेश में था।
1800 झांसी को 1853 में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागपुर 1854 इन सारे राज्यों को छीन लिया गया। 1856 में अवध को भी मिला लिया गया, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया। उसमें अवध का अंतिम शासक की बात करें वाजिद अली शाह था, इनको पद से हटा दिया जाता है और इनको निर्वासित जीवन जीने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? कलकत्ता भेजा जाता है, याद रखिए। कहाँ पे? कलकत्ता। वाजिद अली शाह को निर्वासित जीवन जीने के लिए कहाँ भेजा जाता है, क्या बताएंगे? कोलकाता। तो कलकत्ता भेजा जाता है, ठीक है। इसमें लगा के एग्जाम में ना वो क्या बोलते हैं, वो मत मार के आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, बर्मा मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अब चलेंगे 18वीं शताब्दी के मध्य अवध राज्य के संस्थापक की बात शहादत खान था, ठीक है। शहादत खान, तो यही शहादत खान ने क्या किया? आत्महत्या कर लिया था ना, ठीक है। यही इस राज्य का मतलब क्या था? संस्थापक था। 1856 इसमें तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। ध्यान में रखिए, पूछा जाता है, ठीक है। ये 1800 ये कहीं ना कहीं से भाप गया था। ये व्यक्ति जो था मतलब ये इतने ने गलत काम इसने किए ना, जब ये बहुत गलत काम करोगे ना तो उसका परिणाम से आप बहुत चिंतित हो जाओगे, मतलब इसका गलत परिणाम होने वाला, हमने जो गलत किया है। तो इसको कहीं ना कहीं से मतलब ये भाप गया था। इसने दो काम किया। सबसे पहले तोप खाना, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1857 की लड़ाई में। इसने तोप खाना का मुख्यालय कलकत्ता से हटाकर मेरठ जाकर सेंटर पे कर दिया। ये बहुत बड़ा एक एज मिला आपको 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश को, ठीक है। और सेना का मुख्यालय की बात करेंगे, शिमला में स्थापित कर दिया, ठीक है। शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज में लॉर्ड कैनिंग के समय, यहाँ पे इसको समझिएगा जरा। शिक्षा संबंधी जो वुड डिस्पैच को जो था, जो कि 1854 में जो आई थी, इसको इसने लागू किया गया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी में, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित की गए। साथ ही प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई, ठीक है। इसको जरा समझा देता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल मतलब दो ही भाषा शिक्षा दी गई, वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी मिलेगा और आपको एंग्लो में भी मिलेगा, ठीक है। इसके लिए प्रत्येक जिला में मतलब एक जिला स्कूल का स्थापना जो था ना, इसी के समय में हुआ था। अब प्रमुख नगर में सरकारी कॉलेज की स्थापना करना था, ताकि आगे चल के कैनिंग जब आता है तो 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर देता है, ठीक है। तथा प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा का निदेशक भी नियुक्त किया, ताकि शिक्षा व्यवस्था सही रूप से सुचारू हो। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है। ध्यान, इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने तक के बीच में रेल चलाई गई। और बात करेंगे इस समय जो रेल जो चलाई गई 34 किलोमीटर की दूरी तय करता। भारत में जो सबसे पहले जो कंपनी ने रेल चलाने को जो जिम्मा ली थी, उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। क्या नाम था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे करके ऐसा ही कुछ नाम था, ध्यान में रखिएगा। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जो था डलहौजी के शासनकाल में हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक विमान निर्माण विभाग बनाया, ठीक है। एक अभी जो पीडब्ल्यूडी जो बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि सड़क पुल पुलिया निर्माण करती है, डलहौजी के शासनकाल में ही था। लेकिन इसका निर्माण करने के लिए अलग से इंजीनियर वगैरह ये नहीं आता, ये निर्माण करने का काम कौन करती थी? सेना करती थी। अगर पूछेगा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो है किसके नेतृत्व में काम करती थी, तो सेना के नेतृत्व में काम करती थी। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग का भी स्थापना किया गया। लोक सेवा विभाग का भी स्थापना किया गया 1854 में ही। इसने क्या किया? इसी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू होती है। तार सेवा कहां से कहां तक चला था? कलकत्ता से आगरा के बीच में तार सेवा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने मतलब क्या किया? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया, क्योंकि बहुत अधिक जब ठंडा जब पड़ने लगती थी, ठीक है, कलकत्ता गर्मी जब पड़ने लगती थी कलकत्ता में, तो इसने शिमला को मतलब एज ए राजधानी के तौर पे, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पे इसने बनाया। 1853 में चार्टर एक्ट, फिर से चार्टर एक्ट है। 13 में, 33 में, 53 में 3 चार्टर एक्ट। चौथा चार्टर एक्ट फिर 20 साल के बाद में आता है कि क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं आ पाता है, ठीक, कंपनी का प्रशासन को समाप्त कर दिया जाता है। तो 53 में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। तो कंपनी के संचालक मंडल और कंपनी के, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी का नियुक्ति नहीं कर सकती थी, ठीक है। सर, ये अब तो इस सेना का मुख्यालय भी शिमला में स्थापित किया था, वहाँ कलकत्ता से हटाकर। हाँ, तो बताया तो शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और सेना का मुख्यालय तो सेना ऊपर में बता ही दिए थे, सेना भी ले गया था। अब तोप खाना मेरठ उठा के ले गया था, दोनों काम किया था।
अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे संचालक मंडल के पास कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार जो था उससे छीन लिया जाता है। ठीक है, 1853 में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र कितना था, 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। कितनी वर्ष रखी गई थी, 18 से 23 वर्ष की थी। इसमें जो भारतीय व्यक्ति जो था, सबसे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भैया थे, टैगोर जी के बड़े भाई थे, उन्होंने पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का सफलता प्राप्त की। 1922 में बात करेंगे तो इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पे एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किए जाने लगा। ठीक है, 1922 में तो कहाँ पे होता था, इलाहाबाद में होता था। ठीक है, और डलहौजी के शासनकाल नल बलि प्रथा को रोक लगाने का भी प्रयास किया गया। तो नर बलि प्रथा पे रोक लगाने का प्रयास की बात करेंगे तो डलहौजी के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बीच में आप क्या आएगा, 1857 का विद्रोह आएगा, लेकिन उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री में आगे जब पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह अलग से दिया रहेगा। ठीक है, अब इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग से बाद में देखेंगे, बाकी जो क्लासेज जो है वीडियो दे दूंगा, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है।